जेन एक्स जेन जी अब अल्फा बोल रहे हैं जी। तो सबसे पहली भूल तो हम ये करते हैं कि आजकल के बच्चे ये जब बोलना बंद नहीं करेंगे तो वो एक दीवार जो हम और अपने यंग युवा के बीच में खड़ी करते हैं वो हम कर रहे हैं। एक तो आज के डेट में बच्चों का जो दिमाग है वो ब्रेकनिक स्पीड पर इवॉल्व कर रहा है। अब क्वालिटी टाइम क्या हुआ कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हम लोग मॉल जाते हैं, मॉल तो गए तो क्वालिटी टाइम हो गया। यही बात होती है, जहाँ कनेक्शन अगर नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन होएगा ही नहीं। तो ये कनेक्शन पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को स्मार्टफोन देना कहाँ तक जायज़ है और किस हद तक देना चाहिए? एक तो एज अ पेरेंटिंग कोच एंड एज एन एक्सपर्ट मैं कहूँगी कि दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो एक पत्रकार रही हैं, उसके बाद एक लेखिका रही हैं और उसके अलावा वो पेरेंटिंग गाइड हैं, सर्टिफाइड पेरेंटिंग गाइड हैं। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मतलब उनके जीवन को बहुआयामी कहा जाए, वो कलाकार भी रही हैं। हम उनकी जर्नी पर उनसे ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रकृति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार धीरज जी। आपका जो जीवन है बहुत मतलब समझिए कि एक जीवन में इतनी सारी चीज़ें समाना बहुत आश्चर्य की बात है। कैसे आपने इतना कुछ किया? पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ में बताइए कि मैंने जब पहली बार मिला था तब आप एक पत्रकार थीं और उससे पहले भी आप एक कलाकार थीं और उसके बाद फिर आपने लेखिका बन गई, पेरेंटिंग कोच बन गई। कैसे कैसे आपने मैनेज किया? थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में दर्शकों को बताइए। जी, तो मेरी बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, पत्रकार बनूं। तो शुरुआत में पिताजी की इच्छा थी कि एक बार यूपीएससी ज़रूर दो। तो हमने एक डील किया उनके साथ कि मैं एक बार बस दूंगी यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हमने दिया। उसके बाद मुझे जर्नलिज़्म की ओर जाना था। तो ये डील थी मेरे पिताजी के साथ कि एक बार तो ट्राई करो। उन्हें ये विश्वास था कि ये बेटी मेरी आईएएस बनेगी। और कुछ तो मेरे टीचर्स ने भी उन्हें ये सपना सब्ज़ बाग दिखा दिया कि ये बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, आईएएस बनेगी। या डिबेटिंग में हम काफ़ी ये थे। तो उनको लगा, बिहार में खासकर रिवाज है कि अगर बच्चा पढ़ने में थोड़ा भी तेज है तो आईएएस जरूर बनेगा। हाँ, तेज है और थोड़ा डिबेटिंग स्किल्स है और एलोक्यूशन, डिबेट्स, ड्रामा, ये सब में थोड़ा आगे थे जी। तो लेकिन जैसा कि होना था, प्रीलिम्स में एक बार फर्स्ट राउंड ही दे करके मुझे लग गया कि ये तो मेरे बस की चीज़ नहीं है, नॉट माय कप ऑफ टी। जी। और फिर हम लोग फिर ये पिताजी से जो की बात हो चुकी थी, फिर न्यूज़पेपर में हमने की शुरुआत की। उसके पहले हमने इत्तेफाक ऐसा हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया पटना में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की और फ्रीलांसिंग के बाद वहीं पर एक मौका मिला, ओपनिंग था फॉर अ सब एडिटर। तो मैंने ज्वाइन किया और मेरा वहाँ पे हो गया और मैं सब एडिटर बन गई। अच्छा, पटना से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आई थी? नहीं, पढ़ाई हमने दिल्ली में की। हाँ। हमारी पढ़ाई यहाँ मेरा पटना में जी हाँ, पढ़ाई के बाद मैं पटना गई। लेकिन मेरी मुलाकात दिल्ली जी। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया पटना में रहने के बाद फिर 2.5 साल पटना टाइम्स ऑफ इंडिया में रही। फिर शादी हुई तो हस्बैंड चेन्नई में पोस्टेड थे। फिर वहाँ इंडियन एक्सप्रेस हमने ज्वाइन किया। फिर वहाँ से पतिदेव का ट्रांसफ़र जब दिल्ली हुआ तो हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में फिर से ज्वाइन किया। फिर ये कारवां जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फिर काठमांडू, हिमालयन टाइम्स, ये करीब 7 अखबारों में हमने काम किया। और फिर कलकत्ता आए और वहाँ तब तक बच्चे भी आ गए, शादी हुई, बच्चे भी आ गए और तब हमारी बेटी
टीनेजर जब हुई तो हमको रियलाइज़ होने लगा कि बहुत सारे चैलेंजेस जो आते थे। तो जर्नलिस्ट को एक कीड़ा होता है कि हर चीज़ को एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं। तो हमने भी अपने मदरहुड को एक प्रोजेक्ट की तरह लिया। तो हर चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई की, उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च करने लगे और वर्कशॉप्स अटेंड करते थे, हाउ टू पेरेंट माई चाइल्ड बेटर, हाउ टू अंडरस्टैंड माई चाइल्ड बेटर। तो उस कारण से एक रिसर्च बेस्ड मदरहुड बोलते हैं वो था। और फिर हमने एक कॉलम लिखना शुरू किया टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर, उसका नाम था पेरेंटीन। तो ये कॉलम 2.5 साल तक चला। तो आपने सोचा कि जो आपको ज्ञान मिला उसको सब लोगों तक पहुंचाएं। जी नहीं, और किस तरह के चैलेंजेस पेरेंट्स फेस करते हैं और बच्चे फेस करते हैं। और ये हमने नोटिस किया कि टीनेजर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही तरह के बिहेवियर होता है, लाइक डोर बैंग करना, आइज रोल करना, और ये बोला लीव मी अलोन। तो एज अ जर्नलिस्ट मदर न्यूज़ रूम में हमने नोटिस किया कि 2 चीज़ें मैंने नोटिस की कि एक तो आज के डेट में बच्चों का जो दिमाग है वो ब्रेकनेक स्पीड पर इवॉल्व कर रहा है, लेकिन वहीं उनका स्ट्रेस लेवल्स भी उतना ही ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस में राइज कर रहे हैं। तो शायद इसी के कारण हम देखें तो बच्चों में आज के डेट में अग्रेशन और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि हर माँ बाप अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इसको कहें, एजुकेशन, बेस्ट ऑफ स्कूलिंग, बेस्ट ब्रांडेड क्लोथिंग, गैजेट्स, एक से एक बढ़िया गैजेट्स दे रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हमारे बच्चे आज के डेट में अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हैं। तो फिज़िकली मटीरियली बहुत वेल प्रोवाइडेड हैं, बट इमोशनली इनहेरेंटली वीक हैं। तो इसका कारण क्या है? जी, इसका कारण जो है वो उनका सोल फाइबर जिसको बोलते हैं ना, सोल फाइबर, जो इनर रेजिलियंस जो है वो हमारे बच्चों में जनरेशन्स में कम होता जा रहा है। और इसका कारण भी कहीं ना कहीं हम एज पेरेंट्स, ये क्या मेडिकल रीजन है या साइकोलॉजिकल रीजन है? नहीं, जैसे कि फाइबर होता है जो शरीर को पोषण देता है, मजबूती देता है, वैसे ही इनर फाइबर जो होता है, सोल फाइबर जो होता है, वो अंदरूनी तौर पे नहीं, तो इनर वो जो होता है वो कारण। इसका इलाज जो है, जैसे मान लीजिए इलाज पर तो बाद में आएंगे, हाँ, पहले तो कारण समझे। तो ये मेडिकल की कारण नहीं, है? मेडिकल ये है कि लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसके कारण जो माहौल, जो परिवेश मिल रहा है, परिवेश है, एनवायरनमेंट है, और हम लोग भी शायद उसको उसमें जिम्मेदार हैं एज अडल्ट्स, एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, हम लोग का भी रोल होता है। तो ये सब नोटिस किया मैंने एज अ पेरेंट, एज अ थिंकिंग मदर, और मुझे लगा कि बहुत हो गई पत्रकारिता, अब कुछ और डीपर, मोर मीनिंगफुल करने की ज़रूरत है। तो मैंने फुल टाइम जर्नलिज्म पहले तो छोड़ा और पहले एक कॉलम लिखना शुरू किया मैंने, पेरेंटीन मतलब टीनेजर्स के ऊपर में। मेरी अपनी बिटिया टीनेजर थी, तो मैं जानती थी कि इस स्टेज के क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, और मैं ये पेरेंट्स को हेल्प करना चाहती थी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जर्नलिज्म को अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो टू एजुकेट पीपल, तो वही है जो आप कर रही हैं। ये जर्नलिज्म का ही समझिए बड़ा रूप है जो आप देख रही हैं। हाँ, वो कह सकते हैं कि जर्नलिज्म का काम है कि टॉर्च लाइट देना और मुद्दों को बाहर लोगों के सामने रखना। जी। आज के डेट में जैसे कि हर चीज़ इवॉल्व करता है, तो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल को भी इवॉल्व करना ज़रूरी है। जैसे कि नोकिया फ़ोन आया, वो बड़ा सा फ़ोन था, तो हम लोग उसको वैसे ही ट्रीट करते चलाते थे। अब स्मार्टफोन आ गए, ऐसे से पटक के भी चलाए, गिरा 10 बार। लेकिन अब जब आईफोन आया, स्मार्टफोन आया, तो उसको हैंडलिंग का तरीका हमारा बदल गया। तो अब जो हम लोग
ये जानना बहुत ज़रूरी तो है पेरेंटिंग के बारे में एजुकेशन होना जी, जरूरी है आदमी कि डायनामिक, जैसे हर चीज़ डायनामिक हो हाँ, गया, वैसे ही dynamic पेयर्स भी parenting। डायनामिक है ना, वैसे ही हमारे पेरेंटिंग को भी इवॉल्व करना, क्या कहते हैं, अडेप्ट करना बहुत मेरे ख्याल से important शायद अब अगली किताब जो है इसी पर लिख रही हैं। जी, मेरी किताब तो है वो ब्लंडर्स पर है। हाँ, तो वो डायनामिक पेरेंटिंग पे है। जी, अनकॉन्शियस पेरेंटिंग ब्लंडर्स है जो हम कर रहे हैं, और उपाय यही सुझा रही हैं आप। जी कि आज के डेट में जो उपाय है वो है डायनामिक पेरेंट बनने का। और डायनामिक क्या है, थोड़ा अगर ब्लंडर्स पर अगर थोड़ी सी चर्चा कर दें तो लोगों को समझ में आएगा कि उसके लिए आपकी बुक पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चर्चा कर दें कि वो ब्लंडर्स क्या हैं जिनसे आदमी को बचना चाहिए। देखिए, पहले तो जब हम रिसर्च कर रहे थे किताब पर, तो एक 5वीं सदी में 5th सेंचुरी BC में सोक्रेट्स थे, फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर जी। तो उन्होंने कहा उस जनरेशन, यंग जनरेशन के बारे में कहा कि ये जनरेशन को बड़ों की इज्जत करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं उस है। समय में ये 5th सेंचुरी में, 500वीं सदी में सुकरात ने कहा था उस जमाने के यंगस्टर्स के बारे में कि दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, और हाँ, वो कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में अग्री नहीं करते हैं, बातें मानते नहीं हैं। तो ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि बताइए, ये हर जनरेशन के लोग जो हैं वो यंगर जनरेशन को ऐसे ही सोचते हैं। और आज भी हम ऐसे ही बात करते हैं ना कि आजकल के हमारे बच्चे तो बात ही नहीं, हमारे बच्चे जेन जी हो, जेन एक्स, जेन जी, अब अल्फा बोल रहे हैं जी। तो सबसे पहली भूल तो हम ये करते हैं कि आजकल के बच्चे ये जब बोलना बंद नहीं करेंगे तो वो एक दीवार जो हम और अपने युवा के बीच में खड़ी करते हैं, वो हम कर रहे हैं जी। कि हम तुम्हारे उम्र के थे तो ऐसा हमने कभी नहीं किया, हमारी ये ज़रूरत नहीं थी, ये आजकल भी हम लोग ये बोल रहे हैं। तो जब तक ये गलती हम लोग ये अनकॉन्शियस बोल सकते हैं, ये ब्लंडर नहीं बंद करेंगे। नहीं, तो ऐसा होता तो है कि हर जनरेशन का तरीका बदलते जाता है। हमने भी सुना, हमने भी जब हम भी बच्चे थे तो हम भी सुने, तो ये मानना होगा ना। लेकिन अब जब ये बार बार हम बोलते हैं तो ये कम्युनिकेशन वॉल खड़ी कर देते हैं और बच्चे फिर स्विच ऑफ कर देते हैं। लो, फिर शुरू हो गया इनका, ये फिर से शुरू हो गया। तो जब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बात करना चाहते? ये क्यों का जवाब हमारे पास है। आज के, अब मैं पेरेंटिंग कोच हूँ तो 90% पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि फिक्स माय चाइल्ड, मेरे बच्चे में जो परेशानी, प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं आप। वो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता है, वो मोबाइल में चिपका रहता है, वो बातें नहीं करना चाहता है, वो अपने दुनिया में खोया रहता है, उसको ठीक करें। या झूठ बोलता है, अग्रेशन इतना है, ये सब प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं। तो पहले तो मैं कहती हूँ कि भाई फिक्स माय चाइल्ड बोल के ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास मैजिकल वॉन्ड कि मैं घुमाऊँ और आपके बच्चे को ठीक कर दूँ। हाँ, मैं जान सकती हूँ उसका कारण, ये कहाँ से आ रहा है अग्रेशन, ये झूठ बोलने का की आदत कहाँ से आ रही है, ये मोबाइल में चिपके रहने का कारण क्या है, वो मैं जान सकती हूँ और वो बता सकती हूँ, और उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको दूर करना है। जैसे कि अगर आप कोई कहे कि मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, आप किसी बिजली विभाग में किसी को जानते हैं कि वो कुछ कर दे तो मेरा बिजली का बिल कम हो जाए, मीटर का कुछ सेटिंग कर दे, तो आप कहेंगे कि नहीं, बिजली विभाग में नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपके घर आ जाएंगे और हम बता सकते हैं कि आप बिजली का एक्स्ट्रा खर्च कहाँ कर रहे हैं, बिजली का बिल कम कैसे हो। आप यहाँ CFL लगा दीजिए, ये 100 वाट को कम कर दीजिए, ये कर दी, ये सब चीज़ें बताते हैं तो बिजली का बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मेरा काम कुछ इसी तरह का अच्छा है ना, कि मैं बताती हूँ कारण कहाँ से है जिसके चलते आपके बच्चे में ये इश्यूज आ रही है और माहौल क्यों बिगड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, और जहाँ उसको हम रेक्टिफाई करते हैं ऑटोमेटिकली कनेक्शन
बिल्ड होता है और घर का माहौल चेंज करता है। तो सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में आपके पास शिकायतें आ रही हैं या कारण आ रहे हैं वो क्या हैं? कोई एग्जाम्पल भी बता सकें क्या? कनेक्शन का ही कारण है कि माँ बाप, जैसे कि एक केस Connect था नहीं कर पा जी रहे। हाँ, माँ बाप का कहना था कि हम बच्चे के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं उसे अच्छे से स्कूल में तो पढ़ाया, एजुकेशन दिया। कोई एक माँ बाप ने कहा कि जो चीज़ें मैंने कभी एक होटल का बड़े 5 स्टार होटल का शक्ल तक नहीं देखा था, और कौन से ऐसे 5 स्टार होटल होगा जिसमें हम अपने बच्चे को नहीं लेके गए हैं। बड़े बड़े जगह ले जाते हैं, बेस्ट होटल्स में रहते हैं, हॉलीडेज़ में ले जाते हैं, ग्लोबल हॉलीडेज़ में जाते हैं, फॉरेन हॉलीडेज़ में, और फिर भी ये बच्चा जो है वो हमारी कद्र नहीं करता, हमारे पास बैठना पसंद नहीं है, गवारा नहीं है उसे, और बात करना तो दूर की, सीधे मुंह बात नहीं करता। ये 15 साल का बच्चा था। कैसी फैमिली थी वो, मतलब एजुकेटेड फैमिली, दोनों वर्किंग पेरेंट्स, सिंगल चाइल्ड। और बच्चे से जब बात किया तो बच्चे ने बताया कि मैं क्यों बात करूं, मैं इनके साथ क्यों बैठूं, ये जब भी बैठते हैं तो ये क्या बात करते हैं, होमवर्क हुआ, खाना खाया, कितने बजे सोए थे, यही एटीट्यूड है। तो मैं क्यों इनके साथ, मतलब वो पूरे टाइम मेरे से इस तरह की ज़रा काली करते रहते, तो मैं क्यों बात करूं। तो अब आप जानिए कि क्या हम अपने बच्चों को खुद अपने से दूर धकेल रहे हैं कि नहीं। हाँ, उनके तो इसका कमरों उपाय में क्या है? कमरे में ढकेल रहे हैं। जी। अब ये पहले जानना ज़रूरी है, ठीक है कि वी आर पुशिंग आवर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम अस। हम उनके मतलब की बातें नहीं कर रहे हैं, उनके और उनको जो परेशान कर रही है वो बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर ये पहले जाने कि हम जजमेंट पसंद करते हैं अपने लिए, कोई हमें जज करे, कॉन्स्टेंटली क्रिटिकल हो, हम खुद भी नहीं, एज अडल्ट्स नहीं पसंद करते हैं, तो फिर ये बच्चे 14 ईयर ओल्ड या 10 ईयर ओल्ड्स वो क्यों पसंद करेंगे। वो क्रिटिकल अडल्ट्स जो हैं वो नहीं पसंद करते हैं, इसलिए वो वर्चुअल वर्ल्ड में और चलते जा रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ जजमेंट नहीं है, वहाँ कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, और वहाँ एंटरटेनमेंट है ना। और एक तो और है कि पावर का फीलिंग आता है, दे फील दे आर इन कंट्रोल, माउस या पैड जो भी है उनके हाथ में, जो खेल सकते हैं, ठीक है। तो वो सेंस ऑफ पावर, जो इंडिपेंडेंस जो उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में मिलती है, वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। तो अब रियल वर्ल्ड को इंटरेस्टिंग बनाना, लेस जजमेंटल बनाना, लेस क्रिटिकल बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। और यही चूक रहे हैं, यही एक बहुत तो क्या बड़ा वर्चुअल blunder। वर्ल्ड जो है वो बच्चों को बर्बाद नहीं कर रहा है? वर्चुअल वर्ल्ड ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। बर्बाद भी कर रहा है, अगर हम जो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ठीक है। कोई भी चीज़ की जब बहुत ज़्यादा होती है, अति होती है, तो वो बुरा है, खराब जी। तो वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए सही है, नॉलेज के लिए ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन अगर वर्चुअल वर्ल्ड को हम उसी में घुसे रहेंगे, अगर 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा, तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, आपके पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रहा है, जो कि आज बच्चों को स्मार्टफोन देना कहाँ तक जायज़ है और किस हद तक देना चाहिए? एक तो एज अ पेरेंटिंग कोच एंड एज एन एक्सपर्ट मैं कहूँगी कि जितनी दिन तक हम उसे पुश करें, उसे डिले करें, वो उतना अच्छा है। 15 ईयर्स, अब बाहर कुछ कंट्रीज़ में तो बैन किया हुआ है, 15 साल से पहले आप स्मार्टफोन्स नहीं दे सकते हैं। हम लोग बहुत जल्दी अपने छोटे छोटे बच्चों को सब गैजेट्स पकड़ा रहे हैं। अब जो पेरेंट्स आज कंप्लेन करते हैं ना कि ये मेरा बच्चा गैजेट एडिक्टेड है, तो वो कहाँ से आया? पेट से सीख के आया था गैजेट्स ये करना? हाँ, दे आर टेक savvy, उनको मालूम है कैसे टेक्नोलॉजी हैंडल करना, लेकिन सारे गैजेट्स हमने उन्हें दिए एज अ बेबी सिटर। 2 साल के बच्चे को हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक मोबाइल या कोई टैबलेट, ताकि हम अपना समय एंजॉय कर सकें। नहीं, तो हमारे ज़माने में भी था कि जब टीवी आया तो हम लोग टीवी देखने में जुट गए। उस समय तक, उससे पहले टीवी नहीं था, रेडियो चलता था। उससे पहले के जनरेशन में लोग कहते हैं कि रेडियो आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, तो लोगों ने ट्रांजिस्टर रखना शुरू कर दिया।
तो नहीं, रखना शुरू करने अलग बात है। और वो भी But लोग कहते आज थे के- कि टीवी बर्बाद कर रहा है लोगों को, और उससे पहले लोग बोलते थे कि रेडियो देख सुनकर, सिनेमा देखकर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मतलब उसके पहले जनरेशन में, दादाजी की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जब सिनेमा नया नया आया। तो ये तो हर जनरेशन में डिबेट का होता आया है कि कोई जो नई टेक्नोलॉजी आई, नया एंटरटेनमेंट आया, वो बच्चे को बर्बाद कर रहा है या अगली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, ऐसा नहीं। बट कितने समय आप देते हैं, कितना समय बिताते हैं, उस पर मैटर करता है। और जैसे अब छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं गैजेट्स देना है, जैसे 0 to 2 years तो एकदम गैजेट, कोई स्क्रीन टाइम नहीं देना। नहीं देने का मतलब है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट एज पेरेंट्स, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो थोड़ा और परेशानी है कि बच्चे को फिर आप इंगेज कैसे करें। मेरे एक जानकार थे, वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए या खाना खिलाने के लिए सामने में मोबाइल चला कर रख देते थे, तभी और वो बच्चा खिला रहा है, बच्चा उधर देखने में उलझा हुआ है और खा रहा है। बच्चा बिल्कुल छोटा, मतलब समझिए 1.5 साल का बच्चा। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें बड़े होने पर उसके दिमाग में कहीं बैठती हैं। डेफिनेटली एक तो उसका ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करती हैं। आज अच्छा। तो साइंटिस्ट ये प्रूफ, सोशल साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि बच्चे का ब्रेन वेव्स इम्पैक्ट होता है। अच्छा। इसी कारण से WHO का ये इंस्ट्रक्शंस है, ये है गाइडेंस आया है कि 2 साल के बच्चे तक को तो एकदम स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, गैजेट्स नहीं। 2 से 4 साल के बच्चे को 30 मिनट। तो वो माएँ में जो 30 पहले जो ज़्यादा मेहनत करती थी बच्चों को खिलाने में, उनको तो आसान मिलता है, तो आप तो उनके लिए एक विलन बन गई कि आपने बता दिया कि नहीं, ये तो करना गलत है, तुम जी मेहनत करो, जी, मेहनत करो। तो आज बोलना तो एक मैगी वाली माओं को तो आपकी बातें बुरी लगती होंगी। तो अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था कि एक बच्चा जो है वो 8 साल का बच्चा था, और माँ बाप आए मेरे पास कि भाई ये बच्चा जो है वो 1 मिनट भी फ़ोन के बिना नहीं नहीं रहता रह पा है। रहा। तो हमने पूछा कि कितनी देर, तो बोला एक दिन में कितने घंटे वो फ़ोन पे बिताता है। बोले 8 से 10 घंटे। तो बोला कि स्कूल से आने के बाद 8 से 6 घंटे तो वो स्कूल में बिताता है, उसके बाद 8 से 10 घंटे तो बोले वो बाकी सब टाइम वो खाना खाता है, नहाता है, सब टाइम वो उसका फ़ोन से चिपका रहता है। फ़ोन ऑन रहता है। तो ये यहाँ तक कि हमने बच्चे को बोला कि बाहर बैठो, तो उसने कहा अपने मम्मी पापा से कि फ़ोन दे दो तब मैं बाहर बैठूँ। फिर हमने बोला कि अच्छा बैठो, तब तक कुछ बात करो। हमने उसको कुछ दिया कि अच्छा ये देखो। फिर थोड़ी देर हर 5 मिनट पे वो नॉक करता था, फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। एनीवेज फिर फाइनली उसको दिया गया फ़ोन। जैसे कि ड्रग एडिक्ट को आप इंस्टेंटली नहीं खींच सकते हैं अवे फ्रॉम ड्रग्स, वैसे ही वो फ़ोन 100% फ़ोन एडिक्ट था। थोड़ी देर बाद माँ बाप के बारे में उनसे बातचीत हुई कि आप क्या करते हैं और कैसे आपका समय बीतता है। और तो फिर थोड़ी देर बाद मालूम चला कि फादर जो हैं वो घर आते, बिजनेसमैन हैं, घर आते के साथ उनका फ़ोन ऑन होता है और वो कॉन्स्टेंटली वो अपने फ़ोन पे रहते। माँ जो है वो भी अपने मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न पे उनका ये चलता है, एंटरटेनमेंट। तो हमने देखा कि पूरा का पूरा परिवार, वो दादी दादा, वो सब लोग मोबाइल या स्क्रीन्स। तो आप ये जो माहौल देंगे तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कैसा होगा। जी। तो हमें चेक करने की ज़रूरत है। हाँ, ये पेरेंट्स को हमने पहले बोला कि भाई पहले तो अब खुद को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, तभी हम बच्चे को, बिकॉज़ बच्चे उससे नहीं सीखते हैं कि हम उन्हें जो बोलते हैं। Children don't learn from what we tell them to do. They learn from what we do. वो हमें जो करता हुआ देखते हैं उससे वो सीखते हैं। भले हम उन्हें 100 बार बोल दें झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन अगर गार्जियन बोल रहा है तो अगर वो आपको देखता है कि आप फ़ोन उठा करके ऑफिस में बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ और मुझे वर्ल्ड कप देखना है, हाँ। तो मैसेज जो जा रहा है हाँ। कि ओके, झूठ बोलना इस सिचुएशन में अलाउड है। और हम एज पेरेंट्स, एज अडल्ट्स गाड़ी चलाते हुए फ़ोन भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो आपका 6 साल का या 5 साल का बच्चा क्या मैसेज? तो पेरेंटिंग मतलब एक आदर्श बनना,
बच्चों के सामने? आदर्श नहीं भी बोल सके तो ये ज़रूर है कि हम जो चाहते हैं अपने बच्चे को बनना, पहले वो हमें खुद बनना है, तभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नहीं हैं वो, तो ये 100% गलत होगा एक्सपेक्ट करना कि बच्चे फॉलो करें, बच्चे वो करें। तो वो हमें पहले तो एंटेनास को इनवर्ड ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन तभी। कई बार माहौल बाहर का बिगड़ जी। जाता है और पेरेंट्स घर में बिल्कुल सीधे साधे रहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पुरानी समय ज़माने का। जी। नरगिस दत्त और सुनील दत्त बहुत अच्छे पेरेंट हुआ करते थे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए तो संजय दत्त पूरा, और संजय दत्त ने इसको अपनी आत्मकथा में या अपनी जर्नी में स्वीकार किया है, कई बार इंटरव्यू में भी स्वीकार किया है। और कई लोगों ने, कई जो बुक राइटर्स थे उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे पेरेंट्स थे, फिर भी उनके बच्चे बिगड़ गए। देखिए ना, अच्छे पेरेंट्स का क्या डेफिनेशन है? बहुत सीधे थे, मतलब हाँ, तो वही बात है ना, अच्छे किस सेंस में बोल सकते हैं? वो आदर्श ना शराब पीते थे, ना सिगरेट पीते थे। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन अच्छे, अगर आप का कनेक्शन, आपका इंटरेक्शन नहीं है बच्चे से, बच्चा वो खुल के, वो माहौल नहीं है बच्चे को कि वो खुल के अपनी बात कह सके, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो किस तरह के अच्छे पेरेंट्स? तो मतलब दो बातें हैं कि एक तो वो केवल आप आदर्श, हाँ। मतलब मैं सिगरेट और अल्कोहल नहीं लेता हूँ इसलिए मैं अच्छे पेरेंट्स हैं, ये नहीं कह सकते। साथ में आपको बच्चे पर ध्यान तो भी तीन चीज़ें जो मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन, कनेक्शन और कंट्रोल। अच्छा, मैं तो केवल दो ही बोल रहा था। नहीं, तीनों चीज़ें। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब है टॉकिंग, लिसनिंग एंड हाउ यू टॉकिंग टू अदर्स। ये तीनों चीज़, कि आप बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं, बाकियों से कैसे बात करें बच्चों के सामने, जैसे आप किसी और से जो बात कर रहे हैं वो भी बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। वो तीसरी चीज़, एक और तरीका होता है कम्युनिकेशन का, जो हमारे अंदर हम सेल्फ टॉक चल रहा होता है, कि हम जैसे बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा आत के बोलता है कि मैं डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इंटर स्कूल डिबेट में पापा, तो आप बोलते हैं वाह वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, करो, मेहनत करो। अच्छा, लेकिन आप मन में सोचते हैं आज तक तो कभी कुछ बोला नहीं ठीक से, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा। ये आपके अंदर का ये जो लैंग्वेज है ये अंदर चल रहा है। लेकिन वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू आवर वाइब्रेशंस, तो आपके जो इनर टॉक जो चल रही है वो भी वाइब्रेशंस आपके बच्चे तक पहुंच जा रही जी। तो ये अवेयरनेस कि कम्युनिकेशन कैसा होना है, पूरा भीतर से आई आवाज, मतलब जी मतलब उसमें विश्वास डेवलप करें। तो हाउ वी आर टॉकिंग टू आवर चिल्ड्रन, हाउ वी आर टॉकिंग टू अदर्स इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, एंड व्हाट इज द सेल्फ टॉक दैट इज गोइंग ऑन। ये तीन चीज़। चौथी चीज़ एक और है कम्युनिकेशन की, वो है लिसनिंग। अच्छा, हम लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन उसको नहीं सुनते हैं, बच्चे को नहीं सुनते। हाँ, लिसनिंग भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। जैसे कि वो बच्चे के बारे में कहा ना, कि वो उसने कहा कि मेरे माँ बाप समय कहाँ दे, जब मेरे साथ बैठते हैं तो बस पूछते हैं कि क्या क्या किया, पढ़ाई की, होमवर्क किया, टेस्ट कब आ रहा है, मार्क्स क्या मिला। ये तो नहीं कभी पूछा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम थके हुए हो, तुम्हारे ओवरवेल्म है, क्या है, वो तो कभी नहीं पूछा। तो ये जो लिसनिंग पार्ट हम लोग मिस कर जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस हम लोग बार्क कर रहे हैं और फिर हम लोग बोल रहे हैं सब चीज़ तो दे तो क्या एक जैसे दोस्ताना व्यवहार रखना बच्चे से कितना जायज़ है? बच्चे से किस हद तक दोस्ती की जाए, उसके इनर सर्किल में कैसे घुसा जाए, क्या ये ज़रूरी है और इसका कोई फ़ायदा मिलता है? जी ज़रूरी बिल्कुल है कि दोस्ताना अंदाज ज़रूर होना चाहिए। दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त, हमारा ये मानना है कि बच्चे के ज़िंदगी में कई दोस्त आएंगे, पर माँ बाप केवल एक साइड होते हैं। तो आज मिलेनियल पेरेंट्स पर्टिकुलरली फ्रेंड्स बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू बी माई चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड। तो मेरी ये गुजारिश है उन लोगों से, फ्रेंड्स मत बनिए, बी अ फ्रेंडली पेरेंट। उसमें नुकसान क्या है फ्रेंड बनने में? फ्रेंड बनने का नुकसान एक तो ये है कि फ्रेंड्स
तो फिर वो भाषा भी वैसी होगी जब वो दोस्त अच्छा। की भाषा, फिर इज्जत- तब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर तब हम वो भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो वो भी है ना कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई, Respect ये नहीं जरूरत मेरा बच्चा मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात करता हाँ, है, हाँ। क्योंकि वो दोस्त कि हमने उसे ये दोस्ती वाला लहजा दे व्यवहार ये किया। तो वही हम जो बता रहे थे कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, कनेक्शन और कंट्रोल्स मनी बाउंड्रीज। कनेक्शन पर वापस जाते हैं। कनेक्शन हुआ कि जैसे पहले ज़माने में, आप भी उस ज़माने के होंगे कि एक फ़ोन हुआ करता था जिसकी लंबी सी तार होती हाँ। थी, वो जंक्शन बॉक्स में हाँ, लगता था, हाँ। और हम लोग वो फ़ोन काले रंग का फ़ोन होता था, ऐसे हाँ, घुमा घुमा के डायल नंबर करके, डायल हाँ। करते थे। हाँ। और कभी जब वो नंबर डायल करते करते अचानक से दूसरा उधर से आवाज़ आनी बंद होती थी, तो इंस्टेंटली हम देखते थे हाँ, कि connection जुड़ा हुआ कि कनेक्शन लूज तो नहीं हो हाँ। गया है। तो कोई टू तार ढीला तो इंश्योर नहीं है। जी हाँ जी। कि कनेक्शन लगा है कि नहीं, तो जहाँ वो कनेक्शन निकला तो हमारी कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। कम्युनिकेशन बंद। यही बात होती है, जहाँ कनेक्शन अगर नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन होएगा ही नहीं। तो ये कनेक्शन पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कनेक्शन क्या क्या कनेक्शन जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जी, जी। बच्चों के साथ। जी। अब क्वालिटी टाइम क्या हुआ कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हम लोग मॉल जाते हैं, मॉल तो गए तो क्वालिटी टाइम हो गया, मूवी देखने गए वो क्वालिटी टाइम हो गया, बट मेरे हिसाब से वो क्वालिटी टाइम नहीं है। अच्छा। क्वालिटी टाइम वो होता है जब हम दोनों, मतलब बच्चे और आप अडल्ट दोनों, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं विदाउट गैजेट्स। अच्छा, हाँ, मतलब मूवी देखने उनकी में तो बात सुनते हैं, आप दोनों तो कोई किसी same और चीज़ को देख देख रहे हैं। हाँ। हाँ, तब होगा जब मूवी देखने के बाद हम एक Discuss करें। कॉन्वर्सेशन करें, डिस्कस कि क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगी, हम्म। वो जो बोला इस मूवी में सबसे अच्छी बात क्या लगी, तब ये Communication ये क्वालिटी टाइम हुआ। क्वालिटी या खाना खाने जब हम बैठ रहे हैं एक साथ, तो खाने के टेबल पर जो बातचीत होती है, ये क्वालिटी टाइम। विदाउट मोबाइल। डेफिनेटली विदाउट मोबाइल। ने तो हमने कई बार देखा है ना वो वीडियोस बहुत जो वायरल हुआ कि खाने डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, सब लोग अपना कि- अपना मोबाइल लिए हाँ, कि वी ईट एज अ फैमिली, मतलब हाँ। फैमिली एक साथ खाना खाते हैं, हाँ। लेकिन सब अपने फ़ोन नीचे रखे हुए हैं, सबका फ़ोन नीचे, और जैसे मदर आई तो सब अपना फ़ोन ऐसे पलट दिए। तो नहीं, वैसा देखा मैंने भाई, कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एग्जाम्पल पढ़ा कि उनके यहाँ फ़ोन खाने के टेबल पर आने से पहले ही कहीं एक बाहर जगह वहाँ रखवा दिया जाता है। तो अब दे आर डूइंग गुड, हो सकता है उनके रिजल्ट्स क्या हैं ये तो अभी नहीं पता। ये ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्क्रीन फ्री जोन्स मैं कहती हूँ उसे, कि ये बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्क्रीन फ्री जोन डाइनिंग टेबल हुआ, बेड हुआ, स्टडी टेबल हुआ, कि यहाँ पे फ़ोन्स या स्क्रीन्स नहीं आएगा। अब ये बातें केवल बच्चों के लिए नहीं लागू होती हैं, हम बड़ों के लिए भी, तभी बच्चे फॉलो करेंगे। कि अगर हम टेबल पर बैठे हैं और बड़े बोले मेरा ये फ़ोन इम्पॉर्टेंट है, और फादर ले रहा है फ़ोन अगर, तो बच्चा ऑटोमेटिकली लेगा। बट अब हम सोचते हैं कि आई एम अ CEO, मैं फलाना हूँ, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैं कैसे बिना फ़ोन के रह सकता। और बच्चा तो देखेगा उसमें। तो ये कनेक्शन की ज़रूरत है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो जो आप बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हैं, वो बाउंड्रीज़ ले करना भी निहायत ज़रूरी है। चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी है। और आप केवल पेरेंटिंग में ही क्यों, हर जगह रूल्स रेगुलेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, स्कूल में रूल्स होते ऑफिस के हैं, रूल्स होते सब जगह रूल्स होते हैं, नहीं तो टोटल केओस होगा ना। तो वैसे ही कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जाम्पल, मेरा बहुत ही प्रिय एग्जाम्पल है वो, कि माउंटेनियर्स को देखा होगा ना, माउंटेनियर्स जब क्लाइंब करते हैं तो एक हार्नेस पहनते हैं अपने चारों तरफ, है ना, वो उन्हें प्रिवेंट करते हैं गिरने से, बचाते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज, चेक्स एंड बैलेंसेस जो हम पेरेंट्स क्रिएट करते हैं ना, दे एक्ट एज अ हार्डनेस फॉर आवर चिल्ड्रन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। गलतियाँ करने से बचाते हैं। उन्हें मालूम है, जैसे टाइम एम्बार्गो, इतने बजे आना है, 9 बजे घर में आना है। दीज आर स्मॉल थिंग्स, एज अप्रोप्रिएट ही इसको इम्प्रूव करते जाना चाहिए।
जैसे अब 8 साल का बच्चा है, उसके लिए अलग रूल्स, 10 साल बड़ा, 12 साल, 16 साल का बच्चा, तो ये इस बाउंड्रीज़ को चेंज करते जाना है। और ये बाउंड्रीज़, ये रूल्स बच्चों के साथ मिलके तय करना है। आपके तो बारे में 3 guidance चीज़ें दें। मैं जी, ज़रूर जी। बताना चाहूँगी। जरूर। पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दिखाइए भी, करिए भी। तो डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है अपना प्यार। कि कई बार बच्चे, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे जानते हैं मैंने जानते इतना होंगे कि प्यार करते चीज़ें हैं। मैंने खरीदी, आखिर उसके लिए ही जो है सब उसके लिए ही, तो बोलने की क्या ज़रूरत है। तो समय बिताइए बच्चों के साथ, और सोने के पहले और जागने से तुरंत बाद बच्चों के साथ 10 मिनट समय ज़रूर बिताइए। एक तो ये, दूसरी बात कि रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हम अपने बच्चों से चाहते हैं वो पहले हमें खुद करके दिखाना होगा, ये सबसे ज़रूरी। और तीसरी चीज़ कि बाउंड्रीज़ ज़रूर तय करें, और इससे आपके बच्चे दूर नहीं जाएंगे। वो आपकी भी कद्र करेंगे, अपने भी टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे, और फिर दुनिया को भी अच्छे नज़रिए से अपने लाइफ को भी जी सकेंगे। तो इसके लिए आप क्लासेस भी लेती हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, मेरा 1-on-1 कोचिंग तो रहता ही है। इसके अलावा हम वर्कशॉप्स और वेबिनार्स लेते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस में जाके। पेरेंटिंग सेशंस होते हैं पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, और बच्चों के लिए तो होते ही हैं कि बच्चों के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जो डेली स्ट्रगल्स वो लोग हैंडल कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक्स को लेके हो, प्योर प्रेशर को लेके हो, इंटरनेट सेफ्टी को लेके हो, एग्ज़ाम फियर्स। कमर्शियली ये कितना खर्चीला होता है, तो कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको आजकल? मुझे तो नहीं लगता है कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वाले लोग अफोर्ड करते होंगे, थोड़ा हायर क्लास या ये पेरेंटिंग के बारे में जानकारी हासिल करना, आपके जैसे जो सेमिनार्स हैं वो वर्कशॉप्स हैं उनको अटेंड करना, या लोगों में अवेयरनेस भी नहीं होगी इतनी कि पेरेंटिंग पर हम जाकर सेशन लें? बिल्कुल। तो जब स्कूल्स के लिए वर्कशॉप्स होते हैं तो मेरा एक मानना है कि स्कूल्स में भी वर्कशॉप्स सेशंस करना ज़रूरी है, और जो लोअर मिडिल क्लासेस, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ के लिए भी मैं सेशंस करती हूँ। कुछ NGOs से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ जाके नोएडा में ही 1-2 NGOs है जहाँ मैं जाके बच्चों में पेरेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अच्छा। वो मेरी सेवा होती है। हाँ। वो वहाँ पेरेंट्स से भी बातें होती हैं, बच्चों को भी मैं गाइड करती हूँ। उनके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, एज रिलेटेड चैलेंजेस हैं, प्योर प्रेशर हुआ, स्क्रीन्स, इंटरनेट सेफ्टी हुआ, और एग्ज़ाम्स को लेकर के, तो ये सारे इश्यूज़ पर मैं उन्हें मदद करती हूँ, उन्हें गाइड करती हूँ। और स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए अलग से वर्कशॉप्स होते हैं। 2 तरह के वर्कशॉप्स होते हैं, एक तो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और दूसरे एजुकेटर्स के लिए होते हैं। कि मुझे ये लगा कि एजुकेटर्स भी बच्चों को, बिकॉज़ वो भी एक तरह के पेरेंट्स होते हैं बच्चे को, तो वहाँ भी उनसे कुछ भूल हो रही है, जो बच्चे दूर होते जा रहे हैं। जो हम लोग जिस तरह से अपने टीचर्स को, अपने शिक्षक को जिस तरह का रिस्पेक्ट देते थे, वो क्यों आज के बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरा डायनामिक पेरेंटिंग का। जो पेरेंटिंग एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है, और मुझे जो लगता है कि उसको आपने बहुत छोटे में समझाया, और बहुत मतलब कम से कम एक पार्ट तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत क्लियरली समझाया। हम लोग इस पर और भी कभी चर्चा करेंगे। जी, आपके बुक पर, आपकी जो आने वाली किताब है उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आज आप मेरे ख्याल से व्यस्त हैं ज़्यादा, और हमें पॉडकास्ट भी बहुत लंबा होता जा रहा है। अगले पॉडकास्ट में हम आपसे और भी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। तब हम और ज़्यादा इस पर विस्तृत, इसके जो समाधान हैं, इसके जो समस्याएं हैं, उसके कारण हैं, उन पर भी आप हमारे स्टूडियो आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद बुलाने के लिए, शुक्रिया।